स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश में। मैं हूं शरद दुबे। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश एफएनओ जंक्शन। शो के बारे में बताएं तो एफएनओ के शेयरों पे रहेगी नज़र, कहां पे इंडेक्स स्ट्रैटेजी रहेगी और बताएंगे हम कि कहां पे लॉन्ग या शॉर्ट के कमाई के मौके बनते हैं। लेकिन चलिए एक बार बाजार के चेक ले लेते हैं। यहाँ पे ऑफकोर्स थोड़ी सी जो है गिरावट जो है टॉप लेवल से देखने मिली निफ्टी की। ऑफकोर्स हमारी एक गैप अप ओपनिंग हुई थी, जिस तरह ग्लोबल क्यूज़ और एशियन मार्केट्स में एक अच्छी मोमेंटम देखने मिली। बट याद रखिए आज एक्सपायरी का दिन है, बाजार में उतार चढ़ाव देखने मिल रहे हैं और इसके कारण जो है निफ्टी पे थोड़ी करेक्शन आ रही है। निफ्टी की चार्ट एक बार स्क्रीन पे लाते हैं डायरेक्टर साहब, तो यहाँ पे हमें क्लैरिटी देखने मिलेगा। और ऑफ कोर्स निफ्टी बैंक की भी बात करें तो यहाँ पे जो है मोमेंटम है, पर थोड़ा सा फिजल आउट ज़रूर करिए। निफ्टी लूजर्स आपके स्क्रीन पे देखने मिल रहा है। यहाँ पे जो है टीसीएस लीड कर रहा है आपके लूजर्स पे लिस्ट पे। निफ्टी फ्यूचर्स की भी बात करें तो यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने मिल रही है, थोड़े शॉर्ट्स की डेवलपमेंट आ रही है और डिस्काउंट पे आ गया है। और ओवरऑल अगर ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो लगभग 57,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं आपके नज़र में होने चाहिए। तो ये तो निफ्टी फ्यूचर्स की जो है बात हुई है। आज ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट रोल ओवर्स पे भी जो है नज़र रहने वाली है कि कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक्स रहेंगे जहाँ पे रोल ओवर्स के लेवल ज़्यादा लग रहे हैं। ऑफ कोर्स नेस्ले जो है वन ऑफ द टॉप रोल ओवर्स जो है आपको इस कैटेगरी में आपको देखने मिलेगा। लेकिन चलिए आप विक्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक बहुत अच्छी रिलीफ है भारत के मार्केट्स के लिए। पिछले 2 सेशन में विक्स जो है इसमें गिरावट आई है, 17 के लेवल्स के पास आई है। डायरेक्टर साहब एक बार विक्स को फायर करिए स्क्रीन पे, तो यहाँ पे क्लैरिटी आएगा कि विक्स में गिरावट जो है लगभग 7% का देखने मिला है। और ऑफकोर्स ब्रॉडर इंडेसेस के भी बारे में बात कर लेते हैं, जहाँ पे ऑफकोर्स एक अच्छी मोमेंटम अभी भी जारी है और ये एक स्टॉक पिकर्स मार्केट हो जाता है अगर आप कैश मार्केट की बात करें तो ऑफ कोर्स अर्निंग सीजन ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट। और इंटरेस्टिंगली अब एक्सपायरी है आज, तो ऑफ कोर्स मेजर क्या ट्रिगर रहेंगे बाजार पे उस पर भी हमारी नज़र है कि खास करके आरबीआई के मीट पे और ऑटो सेल्स भी आ रहे हैं, तो इस पर भी हमारी जो है रिपोर्ट रहेगी। लेकिन अगर हम बात करें रिपोर्ट की तो ओवरऑल जो है क्या रिपोर्ट कार्ड रहा है उस पर भी हम बात करते हैं। तो सामने आपके रिपोर्ट कार्ड है विनय रजानी का। और यहाँ पे देखिए एलआईसी में जो है कल के भाव का लगभग आप देखिए तो 7.5% का रिटर्न आया है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ और बॉश यहाँ पे जो है गिरावट ज़रूर देखने मिली है। लेकिन ओवरऑल देखिए सारा रिपोर्ट कार्ड आपके सामने देखने मिल रहा है। एचएफसीएल निफ्टी बैंक के भी जो है इंपॉर्टेंट जो है अपडेट्स आए थे विनय जी की तरफ से और लार्जली सपाट रिटर्न जो है इस सेगमेंट पे देखने मिल रहे हैं। लेकिन ऑफकोर्स ये तो हिट कॉल्स हुए हैं, लेकिन ऑफकोर्स हमारे गेस्ट के साथ अब जुड़ने वाले हैं और गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यहाँ पे मानस जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मानस jaiswal.com से। नमस्कार, गुड आफ्टरनून मानस जी। नमस्कार सर जी। तो मानस जी बाजार तो बहुत आप कह सकते हैं वॉलेटाइल है हो चुका है। विक्स हमारे फेवर में आ गया है, ग्लोबल मैक्रोस थोड़े से पॉजिटिव हो रहे हैं और यहाँ पे जिस तरह लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने मिल रहा है, मतलब ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट्स के निफ्टी फ्यूचर्स के, तो यहाँ पे क्या सेटिंग लग रहा है? ऑफकोर्स नए सीरीज़ पे कहाँ पे मोमेंटम आ सकता है या वेट एंड वॉच रहेगा कि ओवरऑल जो है क्या डेवलपमेंट आ रही है? देखिए वो निफ्टी बैंक फ्यूचर्स की भी बात कर लेते हैं। ओपन इंटरेस्ट जो है यहाँ पे धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। 7,500 सेगमेंट्स जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट्स माफ़ करिएगा ऑन है। निफ्टी भी और डेज लो लेवल्स पे है, 24,750 के नीचे आ चुका है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है आज। तो मानस किस तरह मार्केट सेट हो रहा है? थोड़ी लॉन्ग अनवाइंडिंग के नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, कुछ लेवल्स पे शॉर्ट कवरिंग भी आ रही है, तो यहाँ पे आप क्या देखने वाले हैं? देखिए इंडाइसेस की बात करें तो निफ्टी को आई थिंक तकलीफ हो रही है ऊपर हायर लेवल पे सस्टेन होने में। पॉइंट ये है कि कल भी निफ्टी 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ था और आज भी गैप अप देखने को जरूर मिला, लेकिन फाइनली निफ्टी 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ गया। तो अप्रोच कॉशियस रहेगी। आप उम्मीद कर सकते हैं कि शायद 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 24,600 है, निफ्टी उसको टेस्ट कर सकता है। और देखिए आप खरीदारी तभी करें जब आज के हाईज के ऊपर निफ्टी निकले, तो 24,900 के ऊपर निकले तभी खरीदारी करनी चाहिए, उससे पहले खरीदारी ना करें। स्टॉक स्पेसिफिक पे कर सकते हैं, बट अगर प्योर इंडाइसेस की बात करें तो आई थिंक थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रहेगी। और आप अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है आज के ट्रेड में तो 24,700 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लें, क्योंकि 24,700 का लेवल ब्रेक होगा तो 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 24,600 है वो बहुत ही जल्द निफ्टी टेस्ट कर सकता है। जहां तक बात बैंक निफ्टी की है, देखिए बैंक निफ्टी भी अब 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। कॉशियस अप्रोच यहाँ पर भी रहेगी। और देखिए यहाँ पर 56,000 के ऊपर बैंक निफ्टी नहीं निकल पा रहा है। काफी समय से करीब 3 या 4 सेशन से देख रहे हैं कि 56,000 के ऊपर बैंक निफ्टी नहीं निकल पा रहा है। यहाँ पर आपका जो स्टॉप लॉस है वो 54,900 रहेगा।
अगर 54,900 के नीचे जाएगा तो बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिलेगी और उस केस में 54,500 तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे ऑफ कोर्स दोनों ही इंडिसेस की बात करें तो डेज लो पे 55,200 पे निफ्टी बैंक है, निफ्टी भी जो है 24,700 के ऊपर ज़रूर है, लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल्स है तो इस पे ध्यान ज़रूर रखिएगा। लेकिन लॉन्ग बिल्डअप वाले स्टॉक्स है उस पर नज़र डालते हैं अब। मानस, लॉन्ग बिल्डअप में जो इंटरेस्टिंग नाम सामने आ रहे हैं, एक है आरबीएल बैंक। ऑफ कोर्स यहाँ पे ज़्यादा तेज़ी नहीं आई थी जितना हमने बैंकिंग स्पेस में देखा था कि ओवरऑल मोमेंटम आया, पर आज बाइंग देखने मिली है। ट्रेड वन ऑफ द ट्रेडर्स फेवरेट स्टॉक्स भी माना जाता है आरबीएल बैंक, खासकर कि अर्निंग सीजन में या जस्ट अहेड ऑफ आरबीआई के अनाउंसमेंट में इन स्टॉक में हमेशा मोमेंटम देखने मिलता है हिस्टोरिकली स्पीकिंग। आईआरसीटीसी ऑफ कोर्स नतीजे बहुत स्ट्रांग आए हैं इस मार्केट में भी, जो आईआरसीटी जो अपने आप को होल्ड कर रहा है। रेलवे स्टॉक्स में हमने अच्छी तेज़ी देखी भी थी, अक्रॉस द बोर्ड सेक्टोरली अच्छा मूव कर रहा है। तो ताज़ा खरीदारी में आरबीएल बैंक आ रहा है। ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशंस है हिस्टोरिकली स्पीकिंग कि यहाँ पे एक बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेड बनता है आरबीएल बैंक का जब देखा गया है। आईआरसीटीसी का आपको थोड़ा पोजिशनल व्यू भी ले सकते हैं। तो इन दोनों स्टॉक्स में आपको कौन सा लगता है जहाँ पे ज़्यादा कमाई के मौके बन सकते हैं? आईआरसीटीसी है क्या? नहीं, मेरे ख्याल से आरबीएल पे आपको ध्यान देना चाहिए क्योंकि स्टॉक करेक्ट हुआ था, 10 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके वापस 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। अगर आप देखें इंट्राडे चार्ट पे तो वहां पर आपको इनवर्स टेंडेंशियल पैटर्न का ब्रेकआउट दिखेगा। आई थिंक अगर एक ट्रेड लेना होगा तो आरबीएल बैंक पे करंट लेवल्स पे लॉन्ग साइड पे ट्रेड लेना है। 208 के स्टॉप लॉस से 220 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। आईआरसीटीसी की जहां तक बात है, देखिए आईआरसीटीसी पिछले करीब 3 या 4 सेशन देखें तो ये 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं निकल पा रहा है। तो जब तक 800 रुपए के ऊपर ना निकले यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। हालांकि 20 डे मूविंग एवरेज पे एक सपोर्ट जरूर है, तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 774 का स्टॉप लॉस लगा लें, लेकिन फ्रेश खरीदारी 800-805 रुपए के ऊपर ही करेंगे। 800 के लेवल के बाद जो है खरीदारी की जो है ऑफ कोर्स मोमेंटम या राय आ सकती है, लेकिन अभी के लिए कोई एक्शन मत लीजिए। हम आपके स्क्रीन पे रख रहे हैं आईआरसीटी पे नो एक्शन, लेकिन आरबीएल बैंक पे यहाँ पे एक्शन देखने मिल सकता है। तो इस पे जो है ऑफ कोर्स राय सर की सटीक है और इस पे भी नज़र रखेंगे। यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस आप बिल्ड कर सकते हैं। आईआरसीटीसी ऑफ कोर्स टारगेट 800 है, स्टॉप लॉस 774 का है, सेल का रेटिंग आया है। और ओवरऑल अगर देखें तो आरबीएल बैंक में लेकिन बाय की रेटिंग ज़रूर है। तो ऑफ कोर्स हमने आपको लॉन्ग बिल्डअप बता दिए हैं और शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स भी हैं, उस पर भी एक बार नज़र डाल देते हैं। शॉर्ट कवरिंग पे 2 स्टॉक्स है हमारे सामने। एलआईसी का है, यहाँ पे ऑफ कोर्स देखें बहुत अच्छी मोमेंटम इस स्टॉक में देखने मिली थी। मानस जो अर्निंग्स आए थे एलआईसी के, फिर ब्रोकिंग अपग्रेड आया, फिर मैनेजमेंट ने भी ईटी नाउ स्वदेश के साथ बातचीत की जहाँ पे एक बुलिश नज़रिया विद साल 2026 के लिए रखा गया। डायरेक्टर साहब एक बार एलआईसी और हाउसिंग फाइनेंस एचएफसीएल को लेके आएगा स्क्रीन पे। एचएफसीएल कल भी जो थी बाइंग की रेट आई थी और मोमेंटम इस स्टॉक में भी आया था, लेकिन एलआईसी इस पे नज़र डालते हैं, यहाँ पे भी जो है सस्टेन कर रहा है यहाँ पे ग्रोथ। तो ऑफ कोर्स ये जो 940 960 का लेवल्स रहता है हमेशा, एलआईसी यहाँ से आके रिवर्सल देता है, हमने बहुत बार देखी है। यहाँ पे लगता है कि आपको इस बार जो है अच्छा ब्रेकअप आ सकता है? तो देखिए शरद जी, इस बार की स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि हर बार लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे, लेकिन इस बार एलआईसी इंडिया हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और कल जिस तरह के वॉल्यूम्स के साथ प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है, मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 1025 की रेंज में होगा। तो अगर ट्रेड लेना होगा तो लॉन्ग साइड पे होगा और आई थिंक अगर आप करंट लेवल्स पे ट्रेड ले रहे हैं तो आपको स्टॉप लॉस 928 का लगाना है। करंट लेवल्स खरीदारी करिए, कम से कम 1000 रुपए के टारगेट। बिल्कुल। अब चलिए शॉर्ट बिल्डअप वाले स्टॉक्स पे भी नज़र डालते हैं, कहाँ पे बन रहे नए शॉर्ट्स। फ्रेश शॉर्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑफ कोर्स देखेंगे ताज़ा बिक वाले शेयर्स में फेडरल बैंक और कोटक बैंक सामने आ रहा है। इंटरेस्टिंगली बैंकिंग नेम्स में जो है शॉर्ट्स बन रहे हैं। ऑफ कोर्स ये इसका क्या इम्पैक्ट है इस पे तो हम ज़रूर फोकस करने वाले हैं, लेकिन एक बार देख लेते हैं ताज़ा बिक वाले शेयर्स में फेडरल बैंक और कोटक बैंक आ रहे हैं। ऑफ कोर्स कोटक बैंक में ज़्यादा मूवमेंट आ रहा है, निफ्टी बैंक में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा है। मानस जी, फ्रेश शॉर्ट्स में क्या लगता है कहाँ पे कमाई के मौके बन सकते हैं? देखिए ये सही है शरद जी कि फेडरल बैंक में एक रेजिस्टेंस है 205 रुपए के ऊपर और ये 205 का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पा रहा है, 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसल रहा है। लेकिन यहाँ पर अभी करंट लेवल्स पे बिकवाली नहीं करेंगे, थोड़ा वेट करिए। अगर एक फ्रेश ब्रेकआउट 199 के नीचे निकले दिखे
तो 199 के नीचे बिकवाली करेंगे, 202 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लेंगे और 195 के टारगेट सेट कर लेंगे। लेकिन अगर एक फ्रेश ट्रेड बनता है करंट लेवल्स पे तो वो कोटक बैंक है। कोटक बैंक पहले से ही लगातार 20 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। आज स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकडाउन दिया है। करंट लेवल्स पे कोटक बैंक में बिकवाली करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉस 2076 के लगा के रखिए और नीचे की तरफ मेरे ख्याल से 2010 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं कोटक बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक पे भी नज़र रखिएगा। लेकिन अभी जो है एक इम्पॉर्टेंट कॉल्स लेते रहेंगे और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद कौन से लॉन्ग अनवाइंडिंग शेयर्स हैं, मानस जी के इम्पॉर्टेंट टेक्निकल पिक्स और एक खास बातचीत कमेंट्स के मैनेजमेंट के साथ मैं लेके आऊँगा। स्वागत है आपका एफएनओ जंक्शन में। लेकिन चलिए अभी अर्निंग सीजन पे भी फोकस करते हैं और श्वेता आर्य एमडी कमिंस इंडिया से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इनके जो है फर्स्ट क्वार्टर कैलेंडर ईयर 2025 के नतीजे आए हैं। रेवेन्यू देखें तो यहाँ पे 6% का ग्रोथ आया है और पैट में थोड़ी सी गिरावट ज़रूर आई है, लेकिन मैनेजमेंट कमेंट्री जो कॉन कॉल था उसमें स्ट्रेंथ देखने मिला है। नमस्कार श्वेता जी, सबसे पहला सवाल यही है कि आपका पैट जो है यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट देखने मिला है। अगर आप देखें नंबर्स पे थोड़ी सी डिक्लाइन आई है, मार्जिन्स में भी डिक्लाइन देखने मिला। क्या फैक्टर्स होंगे आपके बॉटम लाइन नंबर्स पे इतनी जो प्रेशर देखने मिली है? ये क्वार्टर के रिजल्ट्स की आप बात कर रहे हैं, पर अगर आप फुल ईयर फाइनेंशियल ईयर 24-25 के रिजल्ट्स देखेंगे तो वहाँ मार्जिन भी काफ़ी हेल्दी है और हमारा पैट भी काफ़ी हेल्दी है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो ये क्वार्टर में ऐसा चेंज होता है बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट्स कैसे एग्जीक्यूट हुए, उस पर्टिकुलर क्वार्टर में प्रोडक्ट मिक्स कैसा था। पर ओवरऑल ईयर में दोनों मार्जिन्स और पैट अच्छा रहा है और काफ़ी प्रोडक्ट्स हमारे एक्सेप्ट किए जा रहे हैं बाय द कस्टमर्स। तो ये सिर्फ एक क्वार्टर का वो है, पर पूरे साल का मार्जिन अच्छा है। जी बिल्कुल श्वेता मैम, डोमेस्टिक सेगमेंट जो है लार्जर शेयर रखता है आपका सेल्स का। एक्सपोर्ट भी 40% बढ़ा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। डिमांड एक्सपेक्टेशंस कैसी लग रही है मैम, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों बताएं। डोमेस्टिक मार्केट में, पावर जनरेशन मार्केट में डिमांड अक्रॉस सेगमेंट्स हम देख पा रहे हैं। काफ़ी इंक्वायरीज और ऑर्डर्स हैं अभी के लिए डोमेस्टिक मार्केट में। पावर जन डिमांड दिख रही है हमें। हमारे इंडस्ट्रियल बिजनेस जहाँ पे रेल है, माइनिंग है, मरीन, कंस्ट्रक्शन, वहाँ पे भी डिमांड दिख रही है, पर सेगमेंट्स वहाँ अलग अलग बिहेव करते हैं ईयर में। रेलवे सेगमेंट में डिमांड दिख रही है और कंस्ट्रक्शन सेगमेंट होल्ड कर रहा है अपनी डिमांड पिछले कुछ क्वार्टर्स की तरह। तो डोमेस्टिक की ये बात है। और एक्सपोर्ट्स में हमारे काफ़ी एफर्ट्स रहे हैं लास्ट क्वार्टर्स में, फोकस करते हुए अलग अलग मार्केट्स जहाँ पे हमारे एक्सपोर्ट्स जाते हैं कि वहाँ के लिए राइट प्रोडक्ट्स हो, राइट प्लेसमेंट हो, राइट प्राइस हो। तो वो हमें अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं और वो हमारे एफर्ट्स चल रहे हैं। पर जैसा कि आप जानते हैं जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और टैरिफ सिचुएशन थोड़ी सी अनसर्टन है, तो उसका इवैल्यूएशन चल रहा है। तो एक्सपोर्ट में थोड़ा सा कॉशियस हैं हम लोग। डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड दिख रहा है सेगमेंट्स में। और हमारा आफ्टर मार्केट बिजनेस, डोमेस्टिक जो बिजनेस है हमारा आफ्टर मार्केट का, उसमें भी अच्छा डिमांड देख पा रहे हैं हम आगे जाते हुए। श्वेता मैम, आपके ग्लोबल पेरेंट कंपनी ने जो है विड्रॉ कर दिया गाइडेंस बाकी जो साल बचा है उसको लेकर, क्योंकि टैरिफ अनाउंसमेंट्स का इशू आ रहा है, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ आ रही है। यस्टरडे जो आप कहेंगे यूएस कोर्ट ने भी जो है टैरिफ को लेकर ब्लॉक कर दिया बहुत सारे अनाउंसमेंट्स। ये डेवलपमेंट आप कैसे देख रहे हैं? आपके ग्लोबल पेरेंट के साथ जो है आपकी जो बातचीत होती है, यहाँ पर लगता है कि आउटलुक अब धीरे धीरे करके देखने मिल सकता है ग्लोबली, और आपके कंपनी स्पेसिफिक जो है क्या गाइडेंस लगता है? अगर आप इस साल बताएं क्या मोमेंटम रहेगा? तो ग्लोबल पेरेंट का जवाब पहले देती हूँ। ग्लोबल पेरेंट, जैसा कि आपने कहा कि अनसर्टेनिटी है और काफ़ी डायनामिक चेंजेस हो रहे हैं लास्ट फ्यू वीक्स में टैरिफ रिलेटेड। सो इवैल्यूएशन चल रहा है। एग्जैक्टली अभी किस तरफ जा सकता है ये अभी बताना मुश्किल है। जहाँ तक इंडियन कंपनी का सवाल है, तो इंडियन कंपनी, मैंने आपको बताया कि लोकल डिमांड हम देख पा रहे हैं। इंडिया का जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 25-26 का 6.5% है। हमारा गवर्नमेंट स्पेंडिंग कंटिन्यूड है। तो डोमेस्टिक बिजनेस में हम डिमांड देख पा रहे हैं और हमारा
फाइनेंशियल ईयर 25-26 का डबल डिजिट ग्रोथ गाइडेंस है। हमारा ग्लोबल बिजनेस जो हमारी पेरेंट कंपनी है वो कुछ और सेगमेंट्स को भी केटर करते हैं ग्लोबली, जो हमारा इंडिया का कंपनी नहीं करता है, तो उनका आउटलुक अलग हो सकता है, पर वो इवैल्यूएशन में है क्योंकि चीजें बहुत फास्ट और काफी चेंज हो रही हैं अभी भी। बिल्कुल श्वेता मैम, यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही, डबल डिजिट ग्रोथ जो है रेवेन्यू साइड की आपकी डोमेस्टिक बिजनेस को लेके, लेकिन इनपुट कॉस्ट प्रेशर तो थोड़ा स्टेबलाइज लग रहा है। अब थोड़ा मार्जिन का एक्सपेंशन देख सकते हैं क्या मैम FY26 के लिए? अब तो ज़्यादातर कमेंट्री भी कंपनीज की जो है पॉजिटिव साइड में आ रही है, तो मार्जिन आउटलुक पे क्या लगता है मैम? मार्जिन फैक्टर है दो तीन चीजों का। पहला तो रहता है कि प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है अलग अलग सेगमेंट्स में, जहां पे CPCB4 चेंज हुआ था लास्ट ईयर जुलाई 1 और वो अभी भी सेटल हो रहा है, तो एक दो क्वार्टर्स और लगेंगे वो प्राइस को सेटल होने में। और बाकी प्रोडक्ट मिक्स कैसा रहता है हमारा पावर जेन में, इंडस्ट्रियल बिजनेसेस में और आफ्टर मार्केट में, ये हुई डोमेस्टिक की बात। और एक्सपोर्ट कैसा आता है अगले कुछ क्वार्टर्स में, क्योंकि वो अनसर्टन है, तो मार्जिन इन सब का मिला के नतीजा होता है। हमारा कोशिश यही रहेगा कि हमारे एफर्ट्स जो हम डालते हैं कॉस्ट रिडक्शन में और वैल्यू प्रोवाइड करने में हमारे कस्टमर्स को राइटफुली, वो हमारे एफर्ट्स रहेंगे। पर जैसा कि मैंने कहा कि मार्जिन इन सब चीजों का फैक्टर होता है फाइनली, तो डिफिकल्ट टू से कि वो कैसा रहेगा आने वाले फ्यूचर में। हमारी कोशिश रहेगी कि हम उसे सस्टेन कर पाए। बिल्कुल श्वेता मैम, कैपेक्स को लेके क्या प्लान्स है? कुछ कैपेसिटी एडिशंस करना चाहेंगे FY26 में? क्या है कैपेक्स का प्लान्स? कैपेक्स का प्लान हमारा काफी सिमिलर है, जैसा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में रहा, उतना ही कैपिटल एक्सपेंडिचर एंटिसिपेटेड है आने वाले फाइनेंशियल ईयर में। ये लार्जली हमारा सस्टेनेंस कैपेक्स रहता है, हमारी लाइंस में इम्प्रूवमेंट, ऑटोमेशन, एक्सपेंशन कंटिन्यूड रहता है, तो वैसा जैसा लास्ट ईयर में था वैसा ही इस साल में भी एंटिसिपेशन है। बिल्कुल, और ऑफ कोर्स जब हम आपकी कंपनी के बारे में बात करते हैं तो क्लीन एनर्जी पे बहुत जो है चर्चा होती है। श्वेता मैम, हाइड्रोजन है, हाइब्रिड इंजन है, अल्टरनेटिव फ्यूल्स है, ऑफ कोर्स ये डेवलपिंग स्टेजेस में है, ये हमें पता है, लेकिन यहाँ पे कैसे अपने कंपनी को आप पोजीशन करते हैं? ऑफ कोर्स आपने साड़ी भी ग्रीन पहनी है, तो ऑफ कोर्स सवाल बनता ही है ग्रीन टेक्नोलॉजी को लेके, तो ज़रा बताएं मैम यहाँ पे कमिंस इंडिया की क्या जो है स्टोरी रहने वाली है? ऑफ कोर्स ये लंबे अवधि के लिए रहेगा, इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म क्वेश्चन, बट कहाँ पे प्लेस है ज़रा बताएं। जी, आपने सही पूछा, लंबी अवधि के लिए है क्योंकि ये लाइट स्विच इवेंट नहीं होगा, तो ये लंबा टाइम लगेगा हमारा कंट्री को मूव करने के लिए। पर हमारा जो एफर्ट है वो है टेक्नोलॉजी रेडीनेस, तो हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी रेडीनेस पे हम काम करते हैं कि जहां कस्टमर का एप्लीकेशन में हाइब्रिड हो या हाइड्रोजन हो, जो भी उनका रिक्वायरमेंट हो वो हम उनको केटर कर पाए। तो अभी जो काम चल रहा है वो ये है कि हम कस्टमर्स के साथ उनके एप्लीकेशन पे बेस्ड काम कर रहे हैं कि कौन से एप्लीकेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी सही बैठेगी। अब आप ये देखिए कि डीजल 100 साल से ऊपर एग्जिस्टिंग है और बहुत रिसर्च उसमें जा चुकी है, तो आने वाले समय में हर एप्लीकेशन और हर कस्टमर का चॉइस डिफरेंट हो सकता है बेस्ड ऑन कि उनके एप्लीकेशन से उनको क्या रिजल्ट चाहिए। तो ये काम हम अभी अपने कस्टमर्स के साथ कर रहे हैं और हर किसी का आंसर अलग हो सकता है। हमारी स्ट्रेटेजी है कि जिस कस्टमर को जैसा चाहिए हो हम वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सके, और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी बात कि हमारी कंट्री के लिए क्या बेनिफिशियल रहेगा, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी हमारी कंट्री के लिए, वो भी हमारी काफी कोशिश रहती है। तो ये सब काम अभी चल रहा है। आपने कहा लॉन्ग टर्म में ये प्ले आउट होगा, तो वैसा ही हमको भी लगता है। मैनेजमेंट में स्ट्रेंथ आया है। श्वेता मैम, आपने सारे क्वेश्चंस हमारे बहुत अच्छे से आंसर किए हैं और बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर आपकी कंपनी के लिए, आपको, और जिस तरह ग्रीन टेक्नोलॉजी पे काम हो रही है उस पे पूरे देश को जो है ऑफ कोर्स एक अच्छी मोमेंटम मिलेगी। लेकिन चलिए एक बार बाजार में वापस आते हैं और मानस जी, कमिंस इंडिया के बारे में बताइए। स्टॉक अभी 6% ऊपर भी है और यहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम भी देखने मिल रहा है, लेकिन लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले जल्दी से जो है स्टॉक्स में बता देता हूँ। अपोलो टायर्स और हैवेल्स, यहाँ पे कुछ कमाई के मौके मिलते हैं, और उसके बाद आप ही अभी भी बता दीजिए कि अपने कॉल्स क्या हैं जल्दी से, हमारे पास समय कम है। तो देखिए, कमेंट्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर 3100 के स्टॉप लॉस खरीदारी करिए, 3350 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं।
अभी जो दो रिकमेंडेशन मेरी तरफ से है, वो पहला तो एमसीएक्स पे है, जहां पर एक ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो एमसीएक्स में 6549 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 6850 6850 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। और जो दूसरा स्टॉक मेरी तरफ से है, वो भी खरीदारी करने का ट्रेड है। यहाँ पर भी एक ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट है, डीएलएफ में खरीदारी करनी है, 779 का स्टॉप लॉस लगा लें, 815 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे जो है डीएलएफ और एमसीएक्स, इन दोनों कॉल्स पे ज़रूर नज़र रखिएगा। डीएलएफ ऑफ कोर्स डेज हाई पे है और रियल्टी पैक में भी अच्छी मोमेंटम आ रही है, और दूसरा स्टॉक मानस का है एमसीएक्स, तो इस पे भी नज़र रखिएगा। तो मानस, कोई डिस्क्लोजर्स देना चाहेंगे? तो देखिए, जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, स्पेशली डीएलएफ और एमसीएक्स, ये दोनों हमने अपने क्लाइंट्स पर रिकमेंड किए। जी बिल्कुल। धन्यवाद मानस, आप हमारे साथ जुड़े और इम्पोर्टेंट कॉल्स बताए और कहाँ पे कमाई के मौके बनते हैं, और स्टॉक पिकिंग वो हमने आपको स्क्रीन के सामने रखा। लेकिन चलिए, आज के लिए एफएनओ जंक्शन में बस इतना ही। आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश में।